और यही एंट्री होती है ऐसे उस इंसान की जिसने अपनी डिफरेंट अप्रोच अगर मीटिंग में ना रखी होती तो शायद द ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ही अराइज ना होती। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी को बेल आउट ना देने का रीजन आज तक किसी को नहीं पता चला। द फेड चूज टू लेट द लेमन फेल। स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियोज दिन पर दिन लोगों का नीचे गिरता चला जा रहा है। सचिन तेंदुलकर खुद एड्स में आकर बोलते हैं कि पोर्टफोलियो तो मेरा भी डाउन है, कीप इन्वेस्टेड। लेकिन आम आदमी के चेहरे पर स्टॉक मार्केट के गिरने की और उनके पोर्टफोलियोज के गिरने की चिंता साफ नजर आ रही है। अगर ये डर, ये ओवर थिंकिंग रियल है तो आप सभी को मार्केट में आज से पहले हुए रियल स्टॉक मार्केट क्रैशेस के बारे में भी पता होना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सन 1929 से चालू हुए और 1939 तक चले द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हर देश की इकोनॉमी लगभग में कोलैप्स हो चुकी थी। इन्फ्लेशन रेट्स काफी हाई हो चुके थे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं बची थी। हर देश केवल ये सोचने पे मजबूर हो चुका था कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी को एक सडन बूम दे सके, कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके और साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट्स को नीचे ला सके। उसी समय यूएसए ने अपनी फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर डिक्लेयर कर दी। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर एक वो हब होता है जहां पर कंट्री आके अपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर बात करती है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, बैंकिंग सेक्टर और बहुत सी चीजें। न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर डिक्लेयर होते ही न्यूयॉर्क ने अपने सेल्फ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। कंट्रीज की मास डिमांड की वजह से न्यूयॉर्क की कंपनी ने मास प्रोडक्शन किया और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने का इम्पैक्ट वहां की कंपनीज के क्वार्टरली पॉजिटिव ग्रोथ पे भी दिखने लगा, जिससे इकोनॉमी को एक सडन बूम देखने को मिल रहा। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी अपना खूब सारा पैसा मार्केट में लगातार लगाते चले जा रहे थे, जिससे शेयर मार्केट तो तेजी से ऊपर जा ही रही थी। साथ ही साथ इस समय जिस इंसान को शेयर मार्केट की जरा सी भी नॉलेज नहीं थी वो भी बैंक से पैसा लोन लेकर शेयर मार्केट में लगाना चाहता था और प्रॉफिट्स को कमाना चाहता था। बैंक के कैश फ्लो तेजी से शेयर मार्केट में आने लगे थे। इसी वजह से लिक्विड कैश फ्लोस बैंक के पास कम ना हो जाएं, इसकी चिंता फेडरल रिजर्व को सताने लगी। इसलिए बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जिसका मेन टॉपिक था कि डिमांड्स लोन्स को वापस ले लिया जाए और किसी भी स्टॉक इन्वेस्टर को नया लोन प्रोवाइड ना किया जाए। और यही एंट्री होती है ऐसे उस इंसान की जिसने अपनी डिफरेंट अप्रोच अगर मीटिंग में ना रखी होती तो शायद द ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ही अराइज ना होती। ये थे गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व जॉर्ज हैरिसन। इनको आगे चलकर फेडरल रिजर्व का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया। इनका ऐसा मानना था कि जो इंसान आपसे लोन मांग रहा है उनको लोन आप दे दीजिए, पैसे किसी से वापस मत मांगिए बल्कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दीजिए। तेजी के समय इन्वेस्टर्स के इतने पैसे मार्केट में बनते चले जा रहे थे कि उन्होंने बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स को इग्नोर कर दिया और अपना पैसा बैंक से लेकर शेयर मार्केट में लगाना जारी रखा। और अब साल 1928 आ चुका था जिसमें कंट्रीज की जरूरतें लगभग में पूरी हो चुकी थी और जो कंट्रीज न्यूयॉर्क से इंपोर्ट कर रही थी उन्होंने सडनली अपनी डिमांड्स को खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क की कंपनीज सप्लाई को बढ़ाते बढ़ाते अब तक ओवर प्रोड्यूस कर चुकी थी। अब तक जिन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव दिख रहे थे 1928 की ओवर प्रोड्यूस की वजह से उनके रिजल्ट भी नेगेटिव दिखने शुरू हो गए थे। और यहीं से शुरुआत होती है पहली पैनिक सेलिंग जो कि 24 अक्टूबर 1929 को हुई। इस दिन ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अपना लोअर सर्किट टच करके बंद हुए और इसी को पहला ब्लैक थर्सडे का नाम दिया गया। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। दूसरी बड़ी पैनिक सेलिंग 29 अक्टूबर 1929 को हुई जिसको ब्लैक ट्यूसडे का नाम दिया गया। ऑलमोस्ट यूएस स्टॉक मार्केट ने 2 महीने के अंदर अपनी 50% वैल्यू को खो दिया था। इसी के साथ द ग्रेट डिप्रेशन अगले 10 साल तक कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे वर्स्ट इवेंट की तरफ, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं डॉट कॉम बबल से भी हुई। डॉट कॉम बबल को टेक बूम और इंटरनेट बबल के नाम से भी जाना गया। अर्ली 90s में वेब ब्राउजर के एडवेंट होने से यूएसए में इंटरनेट काफी इजिली एक्सेसिबल हो चुका था। कंप्यूटर्स वहां के लोगों के लिए अब नेसेसिटी बनता चला जा रहा था, जिसने वेब कंपनीज को रैपिड एक्सपेंशन पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी वजह से इंटरनेट बेस्ड कंपनीज ने वेंचर कैपिटल्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काफी अटेंशन ग्रैब किया। लेट 90s में लो इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से लोगों को अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाना ज्यादा सही समझ में आ रहा था, इसलिए वो अपना पैसा बॉन्ड्स जैसे सेफ एसेट से निकालकर शेयर मार्केट में लगाना सही समझ रहे थे। साथ ही साथ ईयर 1997 में टैक्स रिलीफ एक्ट पास होने पर कैपिटल गेन्स टैक्स को एकदम लोअर कर दिया गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में पैसा लगाने का एक नया इंसेंटिव देखने को मिला। वेंचर कैपिटल्स ने टेक कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन कर दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हाईली ओवरवैल्यूड दिखने लगी थी और नैस्डैक 1995 से 2000 के बीच में 1000 पॉइंट से 5000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। इसका मतलब आप भी देख सकते हैं कि नैस्डैक में उस समय
5x की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। उस टाइम जितनी भी .com कंपनीज थी, जैसे pets.com, ग्लोबल क्रॉसिंग, वर्ल्डकॉम, इनका मेन फोकस फंड रेज करने में था और एडवर्टीजमेंट करने में था। इसलिए जो कंपनीज अपना प्रॉफिट भी सही से नहीं दिखा पा रही थी, वो भी लगातार आईपीओ लाने में लगी हुई थी। और फोमो के डर की वजह से इन्वेस्टर्स बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के इस पे लगातार निवेश करते चले जा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद फेडरल रिजर्व को यह समझ में आ चुका था कि टेक कंपनीज के ओवर वैल्यूएशन की वजह से शेयर मार्केट में एक इल्यूजनरी बबल क्रिएट हो चुका है। इसलिए ईयर 1999 से 2000 के बीच में फेडरल रिजर्व ने फेड फंड रेट्स को काफी बार बढ़ाया, जिसने इन्वेस्टर्स को स्पेक्युलेटिव एसेट्स यानी शेयर से पैसा वापस निकालकर बॉन्ड्स में दोबारा डालने के लिए मजबूर कर दिया। फेडरल रिजर्व के इस डिसीजन से .com नाम का बबल बस्ट हुआ, जिससे अप्रॉक्स 52% टेक कंपनीज कोलैप्स हो गईं और ओनली 48% कंपनीज ही सरवाइव कर पाईं। लेकिन उन्होंने भी अपना लायन शेयर कैपिटल लॉस कर दिया था। बबल के बर्स्ट होने के बाद $5 ट्रिलियन शेयर मार्केट से वाइप आउट हो चुके थे। नैस्डैक ने 78% अपनी वैल्यू का खो दिया था और वापस 1100 पॉइंट्स पर आकर खड़ा हो गया था। इसका सीधा इम्पैक्ट भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जैसे विप्रो, इंफोसिस में भी दिखाई पड़ रहा था। फेब 2000 से सितंबर 2001 के बीच में सेंसेक्स में 55% का फॉल दिखाई दिया और इसी के साथ .com बबल का पीरियड 1995 से 2002 तक माना गया। .com बबल के बस्ट होने के बाद इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है, जिससे मार्केट में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो नजर आ सके। इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को इंकरेज कर उनको लोन्स देना और बैंक्स को नया बिजनेस प्रोवाइड कराना। लेकिन लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय कम रेट्स पे बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना सही समझ रहे थे। और यहाँ पर दो टाइप के लोन्स इंट्रोड्यूस होते, प्राइम लोन एंड सब प्राइम लोन। प्राइम लोन्स को बोरोवर की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर ही लोन दिया जाता था, वहीं दूसरी ओर सब प्राइम लोन्स को बिना बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री देके ही लोन दिए जाने लगे थे। ये लोन्स बेसिकली फाइनेंशियली अनसाउंड लोगों के लिए थे और आगे चलकर यही फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का मेन रीजन बनते हैं। बैंक्स के लगातार लोन देने से उनके पास लिक्विड कैश फ्लो की कमी नजर आने लगी और सब प्राइम लोन्स के बढ़ने से रिस्क फैक्टर भी बड़ा दिख रहा था। अपनी इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए बैंक्स ने एक डिसीजन लिया और अपने द्वारा दिए गए सारे लोन्स को मर्ज कर बंडल्स बनाए, जिसको कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। उस समय की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जैसे लेमन ब्रदर्स, जेपी मॉर्गन एंड गोल्डमैन सैक्स ने उन सीडीओस को खरीदा और अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईज को उन पर इन्वेस्ट करने को कहा। और यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज का रोल काफी क्रूशियल होता है। ये प्रॉपर्टीज को उनके फ्यूचर प्लान्स और उनकी लोकेशन के बेसिस पर रेट्स करती थी, जो कि मोस्टली AAA रेटिंग ही रहती थी। AAA रेटिंग का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज जिनकी लोकेशन एकदम प्रॉम्प्ट है एंड हाई इन डिमांड है। और इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी सामने आती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज रेटिंग एजेंसीज पर AAA रेटिंग देने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रही थी ताकि एचएनआईज उन प्रॉपर्टीज में ज्यादा इन्वेस्ट करें। बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मानना था कि अगर बोरोवर से पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो वो उन प्रॉपर्टीज को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। ये सब होता देख ईयर 2004 में फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ता है जिन्होंने सब प्राइम्स लोन ले रखे थे। उनकी इनकम कुछ रिस्ट्रिक्टिव होने के कारण वो लोग लोन्स का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिफॉल्टर्स की लिस्ट बढ़ती चली जाती है और सिचुएशंस कुछ ऐसी अराइज हो जाती हैं कि अभी तक 1 करोड़ रुपए में बिकने वाली प्रॉपर्टी अब केवल 50 लाख रुपए की ही रह गई थी। इसके चलते जिन बोरोवर्स ने प्राइम लोन्स ले रखे थे वो भी इंटरेस्ट देना बंद कर देते। ये सब होते होते 2008 आ चुका था, जिसमें बैंक्स फेल कर गईं और फाइनेंशियल पैनिक सिचुएशंस अराइज हुई। और इन सबके बीच लेमन ब्रदर्स, जो कि उस टाइम की एक जायंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, $619 बिलियन डेट के साथ 15 सितंबर 2008 को बैंकरप्ट डिक्लेयर होती है, जो कि पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। लेमन ब्रदर के बैंकरप्ट होने का पहला और मेन कारण ये था कि उनके द्वारा परचेज किए गए सबप्राइम सीडीओज अब किसी वैल्यू के नहीं रह गए थे। वहीं दूसरा कारण ये बताया जाता है कि कंपनी की ऐसी सिचुएशन में आने के बावजूद यूएसए की गवर्नमेंट ने उन्हें बेल आउट देने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि टार्प यानी ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम का फंड $700 बिलियन था, जिसमें से केवल $475 बिलियन ही यूज किए गए थे। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी को बेल आउट ना देने का रीजन आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन फेड द्वारा लिया गया एक डिसीजन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार बनता है। अपने डिसीजन में बेन बर्नांके, जो कि फेडरल रिजर्व के फॉर्मर चेयरमैन भी थे, बताते हैं कि लेमन ब्रदर के फेलियर को रोकने का उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि उनके पास बेल आउट करने की प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। इस टॉपिक का डीप स्टडी करके एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट
जैकलीन मड्रोच मोरैन अपने आर्टिकल में बताती हैं, द फेड चूज टू लेट द लेमन फेल। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये किस हद तक सही है इसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी बड़ी क्राइसिस का ग्लोबल शेयर मार्केट में इम्पैक्ट भी काफी बड़ा ही देखने को मिलना था। डाउ जोन्स और नैस्डैक ने ओवरऑल क्राइसिस पीरियड के दौरान अपनी वैल्यू का 55% खो दिया था। वहीं 2008 के समय में जो सेंसेक्स अपना पीक टाइम एंजॉय कर रही थी, मार्च 2009 आते आते 60% का रिकॉर्ड फॉल नोट करती है। इसी के साथ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड लेट 2007 से मिड 2009 बताया गया है। एट लास्ट हम लोग बात करते हैं कोरोना पैंडेमिक के वक्त शेयर मार्केट ने अपने कैसे रूप दिखाए थे। पैंडेमिक के ठीक पहले ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी हाई थे, टेक्नोलॉजीज खूब तेजी से आगे बढ़ रही थी और लो इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से S&P 500 एंड डाउ जोन्स लगभग अपने रिकॉर्ड्स हाई की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन 11 मार्च 2020 को WHO कोरोना को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर देता है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। इन्वेस्टर्स इस पैंडेमिक से मार्केट और इकोनॉमी में होने वाले रिपरकशंस को लेकर काफी परेशान थे, जिसने उन्हें अपना पैसा शेयर मार्केट से वापस निकालकर बॉन्ड्स यानी सेफ एसेट्स में लगाने को मजबूर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर यूएस और चाइना के बीच चल रहा ट्रेड वॉर भी इस डाउन ट्रैक का दूसरा कारण बताया जाता है। कई सोर्सेस का ऐसा मानना है कि इस ट्रेड वॉर का रीजन ट्रम्प द्वारा लगाई गई टैरिफ पॉलिसीज थी। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के लगभग 12 साल बाद शेयर मार्केट में कोई इतनी बड़ी हलचल देखने को मिल रही। 9 मार्च 2020 को बहुत समय बाद डाउ जोन्स ने अपना वर्स्ट सिंगल डे क्रैश एक्सपीरियंस किया और 2014 पॉइंट्स यानी 7.79% का डे लॉस बुक करके ब्लैक मंडे डिक्लेयर कर दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ठीक 3 दिन बाद 12 मार्च 2020 को 2352 पॉइंट्स यानी 9.9% का डे लॉस बुक कर डाउ जोन्स ने इसे ब्लैक थर्सडे का नाम दिया। इसका सीधा इम्पैक्ट भारत के भी शेयर मार्केट पर दिख रहा था और उस दिन सेंसेक्स 2919 पॉइंट्स डाउन पर क्लोज हुआ। ड्यूरिंग द मार्च 2020 सेंसेक्स ने इन टोटल 17,000 पॉइंट्स का शार्प डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया और वापस 25,000 पॉइंट्स पर आकर खड़ा हो गया। पूरे वर्ल्ड को परेशान करने वाले इस पैंडेमिक के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया था कि अकेले सिर्फ यूएस में लगभग 20 मिलियन लोगों ने अपना रोजगार खो दिया था और कंज्यूमर डिमांड ड्रॉप होने की वजह से हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारी गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन उस समय भी इन्वेस्टर्स का पेशेंस ही उनके लिए रिवॉर्ड बनता है, क्योंकि अब बदलते वक्त के साथ शेयर मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखना स्टार्ट होते हैं और नवंबर 2020 में डाउ जोन्स 30,000 पॉइंट्स के साथ अपने पीक पर क्लोज होता है। डोमेस्टिक पॉलिसीज में काफी चेंजमेंट की वजह से मिड ऑफ अगस्त 2020 को ही सेंसेक्स अपने रिकवरी ट्रैक पर आ चुका होता है और सितंबर 2020 में 40,000 पॉइंट्स पर पहुंचकर ग्रोथ करने लगता है। इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना पैंडेमिक के वक्त हुई मार्केट करेक्शन के टाइम पर इन्वेस्टर्स का शेयर मार्केट पर भरोसा ही उनके लिए जीत साबित होता है। और अब हम लोग बात करते हैं करंट सिनेरियो पर, जिसमें मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इंडिया की इकोनॉमी इतनी वीक हो गई जैसे पहले क्रैशेस में हुई थी, या एक रीजनेबल वैल्यू तक मार्केट करेक्ट हो गई है और हम सबको मौका दे रही है इन्वेस्ट करने का? अब आप बताइए मुझे, डर के रुकना है या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है?